हेलो एवरीवन, नमस्कार। राम राम सभी को। तो हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था, टेंस की शुरुआत करी थी कल। तो उसका जो बेसिक पढ़ा था, क्या क्या होता है टेंस वास्तव में, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने शुरू में पढ़ा ना टेंस, टाइम टेंस होता है। उसके अलावा रियल में टेंस का मतलब क्या होता है ये पढ़ा था। तो एक बार उसके बारे में ही वापस एक बार शॉर्ट रिविजन मार लेते हैं, उससे बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ये जो कल टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी या जो कल टेंस पढ़ा था, उसका हमें पेपर में कैसे यूज करना है या पेपर में उसके कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस का आइडेंटिफिकेशन। भाई हमें कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको सीधा देख के हमें एक तो चीज हम पढ़ेंगे टेंस की आइडेंटिफिकेशन। कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उस सेंटेंस का जो टेंस है वो कौन सा टेंस, ये सीधा हमें बिना उसका ट्रांसलेशन किए हुए देखना है। क्यों देखना है, ये क्यों जरूरी है, तो ये हम आगे जब स्टार्ट करेंगे तो उसका नाम पढ़ेंगे। दूसरी चीज, अगर हमें टेंस का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन पता चल गया कि वो कौन सा टेंस है, तो उसका बाद में हम सीखेंगे करेक्ट। जब अगर कुछ सेंटेंस गलत लिख रखा है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया टाइम के हिसाब से इसमें ये टेंस होना चाहिए, तो पेपर में गलत लिखा तो हम उसका करेक्शन करेंगे। तो जो अभी तक डेफिनेशन सीखी, उसके बाद ये हमारे शुरू होगा पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे और आगे टेंस को कैसे पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम कल जो पढ़ा था उसका एक बार वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल पढ़ा था कि टेंस होता है वर्ब की फॉर्म। टेंस इज इट इज फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या करती है, विच रेफर्स पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब जब कोई भी काम हो रखा है ना, या कोई सेंटेंस लिखा है तो उसमें कोई ना कोई एक्ट हुआ है, तो उस एक्ट की स्टेट क्या है। जब हमने बात करी ना रिपोर्टिंग टाइम के समय, तब मैंने लिखा कि वो स्कूल गया या वो स्कूल जा रहा है, तो जब रिपोर्ट हुआ टाइम, जब ये सेंटेंस रिपोर्ट हुआ उस समय उस एक्शन की स्टेट क्या थी, वो कंटिन्यूटी स्टेट में था या काम हो चुका था, कंप्लीट स्टेट क्या था, वो होता है स्टेट ऑफ एक्शन। और पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। वर्ब की फॉर्म हमने कल पढ़ी थी, वर्ब की फॉर्म होती है वर्ब फॉर्म, तो उसकी बेस फॉर्म होती है, उसके बाद उसकी एक ड्राइव फॉर्म होती है। ड्राइव फॉर्म वो जो हम टेंस के हिसाब से उसको बेस फॉर्म जैसे को है तो उसके हिसाब से टेंस के हिसाब से कोर्स वेंट गो गोइंग ये बढ़ता है। जैसे हमें फर्स्ट टेंस की बात करनी है, जो एक्शन है फर्स्ट का हुआ है, हमें गो की फॉर्म बढ़नी है, तो गो तो नहीं बढ़ सकता, गो तो बेस फॉर्म। और अगर फर्स्ट टेंस को शो करना था हम उसकी ड्राइव फॉर्म वेंट भरेंगे। अगर हमें परफेक्ट टेंस की बात करनी है या परफेक्ट एक्शन की बात करनी है, हम उसमें परफेक्ट टेंस की बात हेड प्लस या हैज है प्लस V3 भरेंगे। अगर हमें जो एक्शन है वो कंटिन्यूटी में शो करना है तो आईएनजी फॉर्म, और अगर सिंगुलर नंबर है तो हम उसका यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में। ये होती है वर्ब की फॉर्म। बात करते हैं, हमने कल पढ़ा था कि एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन में जो हम बात कर रहे हैं जब एक्शन रिपोर्ट हुआ, जब उस एक्शन के बारे में बताया गया, वो पॉइंट होता है प्रेजेंट का। और जब काम हुआ वो पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। जब हमने रिपोर्ट किया उससे पहले अगर काम हुआ है तो वो पास्ट पॉइंट होगा, और उसके बाद होगा वो फ्यूचर का पॉइंट होगा। पास्ट में भी जो एक्शन हुआ है वो जब हमने प्रेजेंट में किसी एक्शन की बात करी वो पास्ट का है, तो वो एक्शन कंप्लीट भी हो सकता है, वो कंप्लीट स्टेट का भी हो सकता है, इनकम्प्लीट स्टेट का भी हो सकता है, इंडेफिनिट स्टेट का भी हो सकता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस स्टेट का भी हो सकता है। तो ऐसे फ्यूचर में वो एक्शन इन चारों स्टेट का हो सकता है।
हमने बात करी थी स्टेट ऑफ एक्शन होते हैं 4। स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब वो हो गया कि हमने जब बात करी ना, कोई भी जैसे मैंने लिखा दे वर गोइंग टू सिनेमा, तब ये एक्शन हुआ जाने का, तो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं अभी हम। तो उस समय जब ये एक्शन के बारे में मैंने बताया, रिपोर्ट किया, तो उससे पहले ये एक्शन जिस टाइम पर हमने बात करी उस समय ये एक्शन कंटिन्यूटी स्टेट में था। तो ये पास्ट का, इसका पॉइंट तो पास्ट है, लेकिन पास्ट के ये कंटिन्यूस स्टेट का था। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम जिनकी स्टेट होती है इंडेफिनेट, परफेक्ट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चीजें हमने डेफिनेशन में पढ़ ली थी। अब मैंने एक सेंटेंस ऐसा भी लिखा था, मैंने लिखा था, ये एक सेंटेंस में ऐसे लिखता हूँ कि मैंने लिखा राम स्कूल, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा था। फिर हमने बात करी थी अगर किसी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस नहीं दिया हुआ, वो सेंटेंस सारे प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है। अगर इसमें पॉइंट ऑफ टाइम मैंने यस्टरडे लिख दिया, तो ये जो पॉइंट का रेफरेंस होगा टाइम का, वो पास्ट का होगा। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, इसमें हम क्या क्या भर सकते हैं। मैंने लिखा वैट, सेकंड लिखा मैंने गोल्स, थर्ड लिखा मैंने गोइंग इज गोइंग, ठीक है, वाज गोइंग भी लिख सकते हैं, जो भी है, इज वाज देयर, ठीक है। और चौथा मैंने लिखा बिल्कुल। अब जब, अब इसमें मैंने बताया कि हर सेंटेंस का एक रिपोर्टिंग टाइम होगा और एक रिपोर्टेड टाइम होगा जब वो एक्शन हुआ। अब मान लो जहाँ स्कूल गया था, मान लो 5 बजे, एट 7 है, ठीक है, मैंने लिखा जो एक्शन है रिपोर्ट हुआ, जब एक्शन हुआ वो 7 बजे की बात है, और ये बात मैं कह रहा हूँ 6 बजे। ये बात मैं अगर 6 बजे कह रहा हूँ तो ये एक्शन फ्यूचर का हो जाएगा, और ये बात अगर मैं 8 बजे कह रहा हूँ तो ये एक्शन हो जाएगा पास्ट। तो सारा का सारा जो एक्शन है या जो टेंस है वो रिपोर्टिंग टाइम पर डिपेंड करता है। हम एक्शन को रिपोर्ट कब कर रहे हैं। जैसे मैंने ये जो एक्शन था शाम के स्कूल पर जाने का, अगर ये मेरे को जाता 7 बजे, ये बात मैंने 6 बजे किसी को कही है, तो यहाँ से भरी जाएगी बिल्कुल, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे का है, ये बात बताने का टाइम 6 बजे का, और एक्शन हो रहा है 7 बजे। रिपोर्टिंग टाइम के बाद, रिपोर्टिंग टाइम के बाद, रिपोर्टिंग टाइम है 6 बजे का और एक्शन हो रहा है 7 बजे। तो जो रिपोर्टिंग के बाद एक्शन होगा वो टाइम, वो एक्शन होगा फ्यूचर का। अब अगर ये मैं बात करूँ 8 बजे, फिर हम 7 बजे स्कूल गया और ये रिपोर्टिंग टाइम है 8 बजे का, तो एक्शन हो गया इससे पहले, तो एक्शन इससे पहले ही हो गया, काम इससे पहले ही हो गया, तो ये फिर ये सेंटेंस पास्ट का हो जाएगा, ये एक्शन पास्ट का हो जाएगा, और यहाँ हम भर पाएंगे प्रेजेंट। तो ध्यान रखना है हर सेंटेंस में एक रिपोर्टिंग टाइम होता है, वो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट ही माना जाता है, क्योंकि जब कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो एक तो बोलने वाला हुआ, एक सुनने वाला हुआ। जो एक्शन हम, जो वाक्य हमने बोला है, कोई ना कोई सुनेगा, और जब वो बोला है वो रिपोर्टिंग टाइम होगा। जैसे मैं बोलूँ कि एक सेंटेंस और लिखता हूँ मैं, कि नहीं, क्रिकेट एट 7 AM, 7 PM, 5 PM, ये एक्शन है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं 5 बजे, या दे प्लेड, उसके बाद दे प्लेड क्रिकेट एट 5 PM। अब अगर ये बात मैं अभी कह रहा हूँ 7 PM पे, ये हो गया रिपोर्टिंग टाइम।
जब रिपोर्ट हुआ एक्शन उससे पहले एक्शन हो चुका है, ये पास्ट टेंस में चला जाएगा और ये एक्शन पास्ट का होगा। लेकिन यही बात मैं अगर 4 बजे बोलूँ तब ये होगा रिपोर्टिंग टाइम। तो ये रिपोर्टिंग टाइम है तो एक्शन इसके बाद होगा। जब एक्शन रिपोर्टिंग बाद पे होगा ये हो जाएगा फ्यूचर का, ये हो जाएगा दे विल प्ले। ठीक है, तो हर सेंटेंस में अगर 5 बजे नहीं लिखा है और मैंने लिखा दे प्लेड क्रिकेट और मैंने टाइम नहीं लिखा, इसका मतलब जो रिपोर्टिंग टाइम है ना वो प्रेजेंट का है। रिपोर्टिंग टाइम है अभी का प्रेजेंट का। रिपोर्टिंग टाइम प्रेजेंट का है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, मतलब एक्शन पहले हो चुका है, काम पहले हो चुका है, इसको रिपोर्ट अभी किया हमने, अभी किसी को बताया। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं टेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। आइडेंटिफिकेशन क्यों करना है वो भी देखो। आइडेंटिफिकेशन का होता है कि हमें कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसको बिना उसका ट्रांसलेशन किए हुए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पास्ट का, जो प्रेजेंट का, ये फ्यूचर का, किस समय की बात हो रही है, या उस समय उस एक्शन का स्टेट क्या है। मतलब एक तरह से मान लें कि ये कौन सा टेंस है। अगर मैं कहूँ कोई भी सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ये मैंने लिखा, इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट का है, तो काम हुआ वो प्रेजेंट का हो रहा है। और इससे मतलब हो गया कि जो एक्शन है, जो काम हुआ है, वो एक फिक्स पॉइंट के लिए खत्म हो गया। और कंटिन्यूस का मतलब है कि आगे भी चल रहा है। जो एक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जो बात हो रही है, जो एक्शन हुआ वो प्रेजेंट का है, और उस प्रेजेंट में, उस प्रेजेंट कंडीशन में, उस प्रेजेंट के टाइम में वो एक्शन परफेक्ट कंटिन्यूस स्टेट का है। तो ये हमें सेंटेंस को देख के बिना उसके ट्रांसलेशन किए हुए सीखना है। तो क्यों सीखना है इसका कारण मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो पेपर होता है ना, पेपर में एक तो आता है नरेशन, दूसरा आता है वॉइस। ये दोनों पॉइंट जो टॉपिक है ना, इसके क्वेश्चन भी बढ़िया आते हैं और ज्यादा आते हैं। तो ये तभी पता कर पाएंगे, इसके क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब हमें टेंस की पहचान बिना बिना इसका ट्रांसलेशन किए। क्यों? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा सर हैड नो फ्रेंड। ये सेंटेंस लिखा मैंने, सरल हैज नो फ्रेंड। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। हमें पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है उसका पास्ट में भेज दो, पास्ट का है तो उसको पास्ट परफेक्ट में भेज दो। तो अब ये कब पता चलेगा? जब ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है पास्ट का है। अगर सीधा पता चल जाए कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, हमें पता है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नरेशन में क्या होता है, जब वो ये हुआ नरेशन का क्या नियम होता है कि अगर कोई जो सेंटेंस है वो पास्ट का है तो पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। इसका जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना दो, अगर कोई प्रेजेंट का है तो उसको हम बनाएंगे पास्ट का, प्रेजेंट का इंडेफिनिट को पास्ट का इंडेफिनिट बनाएंगे। तो ये हम कब बनाएंगे? जब हमें पता चलेगा ना जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन से टेंस में है। अब बिना हिंदी इंग्लिश किए हिंदी किए हुए, तो इसके लिए हमें टेंस का नॉलेज होना जरूरी है कि हमें सेंटेंस को देख के पता चल जाए कि इसमें कौन सा टेंस है। तब हम बात करेंगे, जैसे हेड है, हमें पता चलना है कि भाई टेंस होते हैं वर्ब की फॉर्म, कौन सी होती है वर्ब की फॉर्म। तो हम यहाँ देखो हेड लिखी हुई है। तो इसमें कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हेड हैज है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब तो ये होती है, लेकिन वास्तव में ये हैव बेस फॉर्म होती है। ठीक है, इस बेस फॉर्म की
फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो अगर ये बेस फॉर्म है, ये खुद मेन फॉर्म है, तो इसके बाद कोई भी मेन फॉर्म नहीं आएगी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हैज, हैव और हैड, इसके बाद हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी हर कंडीशन में। अगर हैज हैव हैड लिखा है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। तो अब ये सेंटेंस देखो पीछे वाला, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास हैड, इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये खुद मेन वर्ब है। अब जब ये खुद मेन वर्ब है तो ये V2 है। अब ये V3 क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये भी लिखा ना भाई इसकी फर्स्ट फॉर्म ये होती है, सेकंड ये होती है, थर्ड ये होती है। तो अगर वहाँ हेड थर्ड फॉर्म होती है तो इसके आगे हेल्पिंग वर्ब भी हेड आती है, उसके बाद मेन वर्ब हेड आती है, क्योंकि कोई भी वर्ब की तीसरी फॉर्म बिना हेड के नहीं लिखा जाता। तो इसका मतलब इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, इसका मतलब ये तीसरी फॉर्म नहीं है। तो इसका आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, इसका मतलब ये V2 है। अगर ये V2 है तो ये टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो अब ये अगर मतलब बिना ट्रांसलेशन किए हुए हमें पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, सॉरी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। ये सेंटेंस ऐसा लिखा जाएगा, सरल हैड नॉट, ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा और ये इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट। अब इसमें देखो कि दो हेडेड कैसे आ गए, तो ये हेड हो जाएगा मेन वर्ब और ये वर्ब तीसरी आने के लिए ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस कैसे पता चलेगा? अब एक और बात, वॉइस में भी हमें टेंस का बिना ट्रांसलेशन किए हुए हमें पता होना चाहिए इसमें कौन सी टेंस है। जैसे मैंने लिखा आई वाज हर्ट, और ये इसको मैंने लगा इट हर्ट मी। अब ये मैंने सेंटेंस लिखा है। अब हमें सबसे पहले तो इसमें देखना है, अब वॉइस में हमें पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो बाई का ऑब्जेक्ट बनता है और जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है। और जो वर्ब है वो इज आर है, वाज वर या बी प्लस V3 लिखा जाता है। इसमें हमें सबसे पहले देखो इज आर कब पता लगेगा, जब तो सेंटेंस में वर्ब दे रखी है वो प्रेजेंट की है। वाज वर तब भरेंगे जब सेंटेंस में वो दे रखी है एक्टिव वॉइस। एक्टिव में जब अगर वर्ब प्रेजेंट में दे रखी है तो हम इसको जब पैसिव बनाएंगे तो इज आर प्लस V3 लिखेंगे। अगर पास्ट की वर्ब दे रखी है तो वाज वर प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब हमें ये चेक करना है कि इसमें पहले सबसे बात करो टेंस कौन सा है, तो ये कैसे पता लगाएंगे? तो हर्ट हर्ट और हर्ट, अब मेन बात की होगी कि तीनों वर्ब सेम होती है, फर्स्ट भी प्रेजेंट की, पास्ट की और परफेक्ट। V1 V2 और V3 तीनों सेम होती है। अब कैसे पता चला? बाकियों के तो हमें पता चलता है ना, जैसे प्ले प्लेड प्लेड, तो हमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में पता चल जाता है और तीनों सेम। हम कैसे पता करें? सबसे पहले बात करेंगे, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो एस या ईएस के साथ आएगी। यहाँ एस या ईएस के साथ नहीं है, नहीं है प्रेजेंट टेंस तो है नहीं। अब बात करते हैं क्या पास्ट है, क्या परफेक्ट है, क्या V3 नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर V3 अगर कहीं लिखी हुई तो उसके साथ में हैज
हैव या हैड जरूर आएगा। बिना हैज या हैड के वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं लिखी जा सकती, तो ये परफेक्ट की भी नहीं है। सिर्फ बची वी टू। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो है पास्ट का। अब हमें पता है कि अगर सेंटेंस पास्ट का लिखा हुआ है तो इसका जब हम वॉइस बनाएंगे कैसे करेंगे, मी का तो हो जाएगा आई, वी थ्री हट रहेगी, तो इसके साथ अगर पास्ट है तो हम वाज वर्ड लगाएंगे, तो आई वाज हाइड, ये इसका बनेगा पेश। ये हम कब पता लगा पाए कि जब हमें बिना ट्रांसलेशन किए पता चल गया कि इसमें पास्ट का इंडेफिनिट है। पीछे वाले सेंटेंस में हमें बिना देखे पता चल गया था कि पास्ट का इंडेफिनिट है। तो ये चीजें आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। क्या भी किसी टेंस का हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, बिना ट्रांसलेशन किए सीखना है, तभी वॉइस कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक हम बिना उसका ट्रांसलेशन किए सीख सकते हैं, तभी आएगा। क्योंकि उसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसके लिए हम एक चीज देखते हैं, मैंने लिखा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया प्रेजेंट, पास्ट, इन तीनों पॉइंट ऑफ टाइम में तीनों पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी एक्शन होंगे वो चार स्टेट के होंगे, या तो वो इंडेफिनेट होंगे, या वो एक्शन होंगे कंटिन्यूस स्टेट के, या वो एक्शन होंगे परफेक्ट के, या वो एक्शन होंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब बात करते हैं कि प्रेजेंट जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसमें 1 2 3 4 स्टेट एक्शन। अगर प्रेजेंट की बात करें तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब गो और डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही इसके साथ। अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, कंटिन्यूटी मतलब वर्ब की आईएनजी। प्रेजेंट की बात करनी है तो इज आर एम के साथ आएगी, कंटिन्यूटी की बात करनी है आईएनजी आएगी, आईएनजी हमेशा कंटिन्यूटी को शो करता है। अगर पॉइंट पास्ट का है तो हम वाज वर्ड लिखेंगे, कंटिन्यूटी का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और फ्यूचर की बात करनी है तो हम विल से। फिर यहाँ एक चीज है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, जैसे वर्ब की तीसरी फॉर्म हैज हैव के बगैर नहीं आएगी, हेड के बगैर। उसी प्रकार वर्ब की आईएनजी बी की फॉर्म के बगैर आएगी। बी की फॉर्म इज आर है, बी की फॉर्म होती है इज आर है, वाज वर और बीन और बीन, ये सारी बी की फॉर्म होती है, बी इसकी बेस फॉर्म होती है। जो भी आईएनजी फॉर्म है ना बी की फॉर्म के बगैर आएगी नहीं, लेकिन हमें फ्यूचर भी शो करना है, तो विल से एल के बिना हम फ्यूचर के टाइम को शो नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूटी शो करनी है तो हमें आईएनजी लगानी पड़ेगी। हम सीधा विल से एल के बाद आईएनजी तो लगा नहीं सकते, क्योंकि आईएनजी के लिए बी की फॉर्म चाहिए और फ्यूचर के लिए विल से एल चाहिए। हम इसके बीच में क्या लगा देते हैं, एक लगा देते हैं बी। विल से एल के बाद तो आती है हमेशा बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म अगर बी है तो उसके बाद हम लगा सकते आईएनजी फॉर्म। तो इसलिए हम विल से एल में फ्यूचर टेंस में बी का यूज करते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर हुआ विल से एल प्लस बी आईएनजी। अगर हम पास्ट की बात करें तो बी टू, और अगर हमें इसका हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। फ्यूचर की बात करें विल और से, ये फ्यूचर की स्थिति को दिक्कत है, और इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म होती है। बात करें कि अगर कोई एक्शन परफेक्ट स्टेट का है, परफेक्ट स्टेट के लिए हमें हैज हैव का यूज करना पड़ता है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो हैज हैव प्रेजेंट के फॉर्म को बताता है, और बी थ्री परफेक्ट स्टेट को बताता है कि एक्शन परफेक्ट है या कंप्लीट हो चुका है।
पास्ट की बात करें तो पास्ट की पॉइंट को दिखाने के लिए हेड का यूज किया जाता है एज हेल्पिंग वर्ब, और V3 तो वो परफेक्ट स्टेट को दिखाता है। और फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर के लिए हमें जरूरी है विल से फ्यूचर के पॉइंट को बताता है, और परफेक्ट के लिए हम V3 का यूज करेंगे। लेकिन फिर वही गड़बड़, विल से के बाद हमेशा वी की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। हम क्या करेंगे, परफेक्ट शो करने के लिए हैव का यूज करेंगे। विल सेल के बाद हैव की बेस फॉर्म आ गई, और हैव की बेस के बाद हम V3 यूज कर सकते हैं। विल सेल हैव प्लस V3 है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हुआ। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट की बात करें और प्रेजेंट में परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट को शो करने के लिए है जो प्लस V3 होता है। फिर हमें इसी में कंटिन्यूटी भी शो करनी है, इसके लिए एक बार वापस ध्यान से वो एक चीज में बता दी। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या सिस्टम है, तो याद करने से कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम डीपली सीख लेंगे ना, तो हमें याद नहीं पड़ेगी कि हैज हैव प्लस बी आईएनजी ये परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। तो मैं एक बार सीधा बताता हूँ, देखो हमें कंटिन्यूटी शो करने के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, परफेक्ट शो करने के लिए V3 करनी है, ठीक है। तो प्रेजेंट शो करने के लिए इजारा में जो भी हैज है परफेक्ट है, तो हमें प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब है हैज है वो, और हैज है उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म तो आ जाती है, ठीक है। कंटिन्यूटी शो करने के लिए आईएनजी चाहिए, आईएनजी हमेशा बी की फॉर्म के साथ आएगी। हम जो V3 है ना, ये हैज है, तो आईएनजी फॉर्म जो बी की फॉर्म आती है वो हम यहाँ कर देंगे बी प्लस बी आईएनजी। जो हैज है वो प्रेजेंट के पॉइंट को शो करेगा, V3 हैज है के साथ में परफेक्ट स्टेट को शो करेगा, और आईएनजी फॉर्म को परफेक्ट के कंटिन्यूटी स्टेट को शो करेगा। तो इसलिए हम यहाँ की बड़ी टेंस की बड़ी जो वर्ब की फॉर्म लगाते हैं हैज है प्लस बी, तो जो है आईएनजी फॉर्म बिना V3 का है उदाहरण आएगी, और परफेक्ट शो करने के लिए V3 चाहिए, उसके लिए हमें हैज का यूज करना पड़ेगा। वैसे पास्ट के पॉइंट को शो करने के लिए हम हेड यूज करेंगे, परफेक्ट शो करने के लिए बी का यूज करेंगे, और कंटिन्यूटी शो करने के लिए आईएनजी यूज करेंगे। वैसे यहाँ विल जो फ्यूचर के पॉइंट को शो करेगा, हैव बीन जो परफेक्ट स्टेट को शो करेगा, और बी आईएनजी कंटिन्यूटी शो करेगा। ये जो चार्ट है ना, याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो मैंने बताया वैसे सीखने पर ये दिमाग में आएगा, क्योंकि गलत लिख ही नहीं सकते। हमें बताया कि आईएनजी लिखी है तो इसके आगे हमें इजारा जरूरी होगा। आईएनजी बिना बी की फॉर्म आएगी नहीं, V3 बिना हैज है हेड आएगी नहीं, ये चीजें अपने आप याद रह जाती है, तो फिर ये अपने आप सारणी बन जाती है अपनी। तो इसको देख के हमें कोई भी सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा टेंस है। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, तो मैंने लिखी ड्राइविंग लॉन्ग हेड बिफोर आई बैड देयर, चार नंबर देविका बेल बिफोर फॉर नहीं,
in the box. बोलेगा they started fighting in the market. You remember he was a nice human being. एक सेंटेंस में वो लिखती हूँ he had a car when I was inside. ये कुछ एक सेंटेंस लिखे हैं, इनको हमें सीधा देख के पता करना है कि उसमें कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले बात करें ये लर्न्स इंग्लिश। सबसे पहले वर्ब को देखो, सीधी सी बात हमने ये की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसे ही इसके साथ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट से नेक्स्ट की बात करें वाज वर और आईएनजी फॉर्म, ये भी आईएनजी है और इसके साथ में लगी है बी की फॉर्म वर। तो ये वर है ना, ये तो शो करेगा पास्ट को, ड्राइविंग शो करेगी कंटिन्यूटी को। ये जो टेंस है इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसमें बात करें हेड, हेड दो बार आएगा। सबसे पहले बात करें हेड मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। अगर मेन वर्ब होती अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके आगे दूसरी कोई वर्ब आती, यहाँ वो नहीं है तो इसके आगे एक हेल्पिंग वर्ब आ रखी है हेड है, ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब और ये होगी मेन वर्ब V3। तो ये हेल्पिंग वर्ब हेड ये तो पास्ट को शो करता है, पास्ट के पॉइंट को, और ये V3 ये परफेक्ट को शो कर रही है। ये टेंस है पास्ट परफेक्ट का। अब यहाँ देखो ये V2 है तो ये पास्ट के इंडेफिनिट को शो कर रहा है। ये देखो विल बी और परफॉर्मिंग, ये लिखा हुआ है VING प्लस लिखी है बी की फॉर्म प्लस लिखा है विल शो करेगा फ्यूचर के पॉइंट को और वर्ब बी फॉर्म प्लस ING हमेशा शो करेगा कंटिन्यूटी को। तो ये होगा कंटिन्यूस। इस सेंटेंस में टेंस है और फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ लिखा है ING फॉर्म और ये देखो होगा ध्यान से यहाँ लिखा हुआ है फाइटिंग। दे स्टार्टेड फाइटिंग। तो इसमें ना ये ध्यान रखो फाइटिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है मैं बाद में बात करेंगे। ये है प्रेजेंट का पार्टिसिपल। अब क्यों, अगर ये वर्ब क्यों नहीं है तो इसका ध्यान देखो। अगर यहाँ मैंने लिखा है ना फाइटिंग, हमें पता है कि ING फॉर्म बिना बी के फॉर्म का है कि नहीं, बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगी तभी हम ING फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ तो बी की फॉर्म है ही नहीं, क्या अगर कोई बी की फॉर्म नहीं लिखी हुई ना इसका मतलब ये ING फॉर्म नहीं है, ये है प्रेजेंट का पार्टिसिपल और ये एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट का नाउन का। They started what? Fighting। ये है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का, जैसे हमने उसमें पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है ये। और ये स्टार्टेड और V2 है, V3 तो है नहीं। देखो स्टार्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, स्टार्टेड V2 होती है और स्टार्टेड V3 होती है। ये V3 क्यों नहीं है? V3 हमेशा एज है वेड के साथ ही होता है, यहाँ एज है वेड तो है नहीं तो V3 नहीं है, सिर्फ बचा V2। इस सेंटेंस में V2 V2 होती है पास्ट की इंडेफिनिट टेंस। तो इस सेंटेंस में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट की बात करो ही वाज अ नाइस ह्यूमन बीइंग। तो एक चीज अभी उन्होंने को ले दी, अगर वाज वर इज आ रहे हैं
बीन या बी, अगर ये आ रही है एज ए हेल्पिंग वर्ब तो इसके आगे बी की आईएनजी होगी। अगर ये बिना हेल्पिंग वर्ब आ रही है सीधी खाली इनमें से एक ही लिखा हुआ वो होगी मेन वर्ब। ये देखो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब होंगे तो उसके आगे बी की आईएनजी फॉर्म लगी रहेगी। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आगे नहीं है तो ये खुद मेन वर्ब है। जैसे मैंने लिखा ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर है ना, तो ये मेन वर्ब है, इसका कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है ना इसमें कोई एक्शन हुआ है। जो ये एक्शन नहीं हुआ हम आईएनजी फॉर्म भी नहीं बना सकते। इसका मतलब ये वो आदमी डॉक्टर है इसके बारे में जो हमें सूचना दी जाएगी ये इज है मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब है तो इज होती है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट को शो करेगी और प्रेजेंट के इंडेफिनिट को शो करेगी। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे नेक्स्ट वाले में यहाँ देखो वाज लगा हुआ, इसके आगे कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसका मतलब यही मेन वर्ब है। तो वाज मेन वर्ब है तो हमें पता है कि वाज वर्ब फर्स्ट के पॉइंट के लिए आता है और वाज वर्ब फर्स्ट के फॉर्म पे आते हैं। उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं है, परफेक्ट नहीं है और परफेक्ट कंटिन्यूस तो होना ही नहीं है, तो ये बचेगा खाली फर्स्ट का इंडेफिनिट। नेक्स्ट का ये सेंटेंस था, इनको एक बार शुरू को वापस डिलीट कर लेते हैं। यहाँ लिखा है he had a car when I was a child, तो I was a child का तो पता चल गया, बी की फॉर्म लिखी हुई है लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट। अभी जैसे पीछे वाले सेंटेंस में पढ़ा हेड क्या है, हेड वाला अभी अगर हेड हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, मान लो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब तो इसका भी थ्री आनी चाहिए, नहीं है तो हेड हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, इसका मतलब हेड मेन वर्ब है। और हेड की सेकंड और थर्ड वर्ड फॉर्म सेम होती है, जो वी थ्री है वी थ्री नहीं है क्योंकि वी थ्री हमेशा हैज है और हेड की हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, इसमें आगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वी थ्री भी नहीं है। ये है वी टू और वी टू है और वी टू में पता है फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। तो ये कुछ सेंटेंस थे, हमने भी जो भी सेंटेंस थे अभी हमने देखे, इनके बिना ट्रांसलेशन किए हमने इनके टेंस के बारे में जानकारी ले ली। ये चीज अपने को सीखनी है, जब हम बिना ट्रांसलेशन किए सीखते हैं ना तो चीजें ज्यादा आसान होती है, याद करने की जरूरत नहीं होती, लॉजिकल चीजें हैं। हमें पता है कि हेड क्यों आया है, हेड हेड क्यों आया है, सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब ये सेंटेंस हमें पता है हम इसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इसमें ये कौन सा टेंस लिखा हुआ है। जैसे मैंने ये लिखा दे हेड एक बार और या ये सेंटेंस लिखा था, हमें यह पता है कि हेड हेड लिखा है मतलब पास्ट का परफेक्ट है, तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस लिखा है, टेंस है ना वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है पास्ट का परफेक्ट। तो इसमें ये टाइम दे रखा है, शायद ये अब होता है पास्ट के इंडेफिनिट का टाइम। ये हम अगर टेंस पढ़ेंगे तो पास्ट का यूज होगा तब पता लगता है वो का यूज होता है पास्ट के इंडेफिनिट के लिए। तो जब ये टाइम पास्ट का इंडेफिनिट का है तो हमने वर्ब भरी है पास्ट के परफेक्ट की, इसका मतलब ये गलत करी, यहाँ ये कराओगे पास्ट का इंडेफिनिट की वर्ब भरेंगे। अब ये सेंटेंस ऐसे ही हो जाएगा दे हैड कार, और ये रखो। तो ये चीजें इसलिए जरूरी है,
अगर आइडेंटिफिकेशन पता है हम पता करेंगे कि उसका कौन सा टेंस है, फिर टाइम को देखो, टाइम के हिसाब से उसमें सही वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है कि नहीं हुई, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हमने आज कुछ सेंटेंस पढ़े थे टेंस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अब मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसको ध्यान से देना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम विल एट 5 PM। ठीक है, इसी सेंटेंस को मैंने लिखा, राम द विल एट 5 PM। तीनों में ऑप्शन सेम है, एक पेस पेड और विल, यही ऑप्शन इसमें है, पेस पेड और विल। अब ये दो सेंटेंस है, दोनों में फर्क इतना ही है, ध्यान से देखोगे तो कुछ फर्क नहीं है, लेकिन रियल में देखोगे देखो फर्क कितना है। यहाँ लिखा है दिल और यहाँ लिखा है द विल। हम बात करते हैं आर्टिकल वर्ड, टॉपिक पढ़ने का पूछा लगा, मैंने लिखा बिल, ये कोई भी नॉर्मल बिल हो सकता है, कोई स्पेसिफिक, लेकिन मैंने लिखा द बिल। जब द लगा देना तो ये बिल स्पेसिफिक है और वो पता है हमें, और वो एक है, द बिल है मतलब कोई एक बिल है, और बिल का मतलब होता है कोई सा भी बिल हो सकता है। तो यहाँ देखो, हम यहाँ बात करते हैं इसमें इन तीनों में से क्या भर सकते हैं। जब मैंने लिखा राम बिल एट 5 PM, तो राम पेज बिल एट 5 PM, पेड या बिल पे। मैंने एक चीज बताई थी कि जो भी एक्शन लिखा हुआ है, जो भी काम है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका रिपोर्टिंग टाइम क्या है। इसमें कोई रिपोर्टिंग टाइम नहीं लिखा हुआ, मतलब हम दोनों इसी कर सकते हैं। लेकिन यही बात मैं अगर 4 बजे बोलूँ, ये रिपोर्टिंग टाइम 4 PM को मान लो, और एक टाइम मान लो 6 PM, ये रिपोर्टिंग टाइम हो गया। जब ये बात बोली जा रही है, जब ये बात 4 बजे बोली जाएगी ना, तो ये जो एक्शन है फ्यूचर का हो जाएगा। मैं 4 बजे बोला कि राम बिल भरेगा 5 बजे, जब 4 बजे यह बात बोली और 5 बजे की बात कर रहे हैं, काम 5 बजे होगा, तो ये फ्यूचर का होगा, यहाँ भर पाएंगे बिल पे। ठीक है, राम है कोई बिल है, वो 5 बजे भरेगा। अब ये बात अगर मैं 6 बजे बोलूँ तो एक्शन हो गया, एक्शन कब कंप्लीट हो गया, 5 बजे। जब ये बात मैंने 6 बजे किसी को बताई तो ये काम हो गया फर्स्ट का, तो यहाँ हम भर पाएंगे पेड। मैं नहीं, तो रिपोर्टिंग टाइम क्या है किसी सेंटेंस, अगर रिपोर्टिंग टाइम हम जो भी माने ना, तो ये टेंस बदल जाता है। अब बात करें क्या पेज भर सकते हैं, इस सेंटेंस में हम पेज भर सकते हैं। हम यहाँ भर सकते हैं राम पेज बिल पेड। अब इसमें हम रिपोर्टिंग टाइम की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस है ना, तो बाय डिफॉल्ट टाइम रिपोर्टिंग का प्रेजेंट ही माना जाता है। जब मैंने लिखा ना यहाँ राम पेज बिल, प्रेजेंट का जो सेंटेंस होता है ना इंडेफिनिट का, वो या तो होता है फैक्ट या होता है फ्रीक्वेंट एक्शन। ये हमने बताया। जब ये नॉर्मल बिल की बात करते हैं तो राम है वो हमेशा बिल 5 बजे भरता है, कोई सी भी बिल हर महीने की हो। जैसे इस महीने भी उसने 5 बजे भर दिया, अगले महीने भी वो 5 बजे भरेगा, पिछले महीने भी उसने 5 बजे भरा, ये बन गया फैक्ट। और ये हो गया फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट एक्शन। जैसे वही विद्या गोज टू स्कूल डेली 8 to 7 AM, वो 7 बजे का जाना, वो उसका फ्रीक्वेंट एक्शन है, तो वो उसको इंडेफिनिट टेंस में भर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट की बात करें द बिल की, तो द बिल की बात करें तो इसमें भी अगर हम बने 4 PM और 6 PM, इस दोनों सेंटेंस में अगर 4 PM रिपोर्टिंग टाइम है, तो ये बिल की बढ़ने का काम हो जाएगा फ्यूचर का, और यहाँ भर पाएंगे बिल पे और बिल पे। अगर 6 बजे रिपोर्ट करें तो ये एक्शन हो जाएगा पास्ट का, और यहाँ भर पाएंगे पेड। लेकिन इसमें हम पेज नहीं भर पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो स्पेशल बिल है द बिल, अब मान लो वो एक ही बिल है,
अब हम स्पेसिफिकली बिल बात करें, वो एक बिल है, वो जब हम ऐसा लिख देंगे ना, ग्रांट पेज द बिल एट 5 PM, ये फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं है। द बिल मतलब तो एक ही बिल था, या तो वो भर दिया या भरेगा, हमेशा थोड़ी पर पाएगा। फ्रीक्वेंट एक्शन तो नहीं हो सकता द बिल में, और ना ये फैक्ट है। फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं है। अगर सीधा बिल होता, दाव नहीं लगाता है, और बिल होता कोई भी बिल, नॉर्मल बिल, हमेशा का बिल। लेकिन जब दाव बिल की बात करें तो एक स्पेशल बिल है, मान लो वो जनवरी महीने का है, या मान लो वो फरवरी महीने का है, वो बिल उसने 5 बजे भरा है, तो जब हम पेज नहीं लिख पाएंगे इसमें, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं है। एक स्पेशल बिल की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट एक्शन होगा, तो यहाँ हम पेज नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों से सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, और उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टेंस भी बदल जाता है। तो ठीक है, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार ध्यान से सुनो, समझो, और अब जो नेक्स्ट वाली क्लासें होंगी वो सारे के सारे जो टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, ये सारे हम एक एक करके शुरू करेंगे और उनके क्वेश्चन कराएंगे और उनका करेक्शन करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, गुड बाय।